कभी कभी लगता है जैसे समय किसी रहस्यमयी धागे में बंधा हो। आप उसे जितना खींचते हैं वो उतना ही उलझता जाता है। आपके पास दिन भर का समय होता है, लेकिन फिर भी रात को लगता है कुछ भी ठोस नहीं हुआ। क्या आपने कभी खुद को एक बंद कमरे में देखा है, जहां दीवारें कामों की लिस्ट से ढकी है, पर दरवाजा सिर्फ सोच से खुलता है? इंस्पायर डिजेस्ट में आज हम उस दरवाजे की तलाश में हैं। एक ऐसा रास्ता जो शांति और उत्पादकता को एक साथ जोड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो आपके काम करने के तरीके को धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए बदल सकता है। स्लो प्रोडक्टिविटी। कैल न्यूपोर्ट की यह किताब कोई टिप्स और ट्रिक्स की गाइड नहीं है। ये एक दर्शन है, एक यात्रा है जहां आप खुद से फिर से मिलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे लेखक की जो तकनीक की दुनिया में डूबा हुआ है, दिन भर कोड, ईमेल, कॉल्स और टास्क मैनेजमेंट के बीच उलझा हुआ। पर फिर एक दिन वो रुक जाता है, सोचता है, मैं वाकई क्या बना रहा हूं? क्या मैं सिर्फ व्यस्त हूं या सच में कुछ सार्थक कर रहा हूं? कैल न्यूपोर्ट की यही रुकने की आदत, पॉज लेना, गहराई से सोचना, उन्हें उस जगह लेकर गई जहां से स्लो प्रोडक्टिविटी की सोच जन्मी। उनकी पहली खोज थी प्रोडक्टिविटी को हमने गलत समझा है। हमें बताया गया कि ज्यादा काम मतलब ज्यादा सफलता, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। ज्यादा काम का मतलब कई बार कम गुणवत्ता होता है, और लगातार दौड़ते रहना एक दिन हमें थका देता है, अंदर से खोखला कर देता है। तो पहला कदम था, कम काम करो लेकिन सोच के साथ करो। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में हैं। अगर आप हर बीज को हर दिन बार बार खोदेंगे तो कोई पौधा नहीं उगेगा। स्लो प्रोडक्टिविटी कहती है, हर काम को अपनी जमीन दो, अपना समय दो, और फिर इंतजार करो उसकी नमी और धूप का। कैल कहता है, मीनिंगफुल वर्क टेक्स टाइम, इट टेक्स अटेंशन, इट टेक्स स्टिलनेस। इसका मतलब यह नहीं कि आप सुस्त हो जाएं। इसका मतलब है आप चयन करें कि आज क्या सबसे जरूरी है और उसे पूरी गहराई से करें। अब सोचिए, जब आप दिन की शुरुआत करें तो आपकी लिस्ट में 10 काम नहीं हो, सिर्फ 1 या 2 हो, लेकिन वो इतने अहम हो कि आप दिन के अंत में कहें, हां, आज कुछ सच्चा किया है। यह सोचना इतना आसान लगता है, पर जब आप इसे जीने की कोशिश करते हैं तो आपको एक और चुनौती मिलती है, डिस्कंफर्ट ऑफ स्लोनेस। धीमा चलना हमें बेचैन करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया तेज चल रही है, सब भाग रहे हैं। इंस्टाग्राम पर लोग हर दिन कुछ नया कर रहे हैं, लिंक्डइन पर लोग हर हफ्ते प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन स्लो प्रोडक्टिविटी कहती है, उनकी रफ्तार तुम्हारी दिशा नहीं तय कर सकती। अब जरा अपने दिमाग में एक दृश्य लाइए, एक नदी बह रही है, कुछ लोग उसमें कूद पड़े हैं, तेजी से बहाव में बहते जा रहे हैं, और आप किनारे पर हैं, सोच रहे हैं, क्या मैं पीछे रह रहा हूं? या फिर आप वही हैं जो दिशा का इंतजार कर रहे हैं? कैल की सोच में अगला चरण है डीप वर्क। उन्होंने इससे पहले इसी नाम की किताब भी लिखी थी। स्लो प्रोडक्टिविटी उसी की अगली कड़ी है, जहां डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। आप अपने दिन में एक खामोशी का टुकड़ा चुनते हैं। वहां आप बैठते हैं, बिना सोशल मीडिया, बिना ईमेल, बिना शोर के, सिर्फ आप और वो काम जो आप सच में करना चाहते हैं। क्या आपने कभी बिना किसी रुकावट के 3 घंटे सिर्फ एक काम किया है? अगर नहीं किया तो आपने अभी तक अपने दिमाग की पूरी क्षमता को छुआ ही नहीं है। स्लो प्रोडक्टिविटी आपको उसी जगह ले जाती है, लेकिन यह यात्रा अकेली नहीं होती। आपको लोगों की अपेक्षाओं से लड़ना होता है। कब तक करोगे ये प्रोजेक्ट? इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना स्लो क्यों हो गए हो? ऐसे सवाल आते हैं। पर उस समय कैल की बात याद आती है, शॉर्ट टर्म स्पीड किल्स लॉन्ग टर्म क्वालिटी। अगली बार जब कोई कहे कि जल्दी करो, तो आप सोचिए, क्या मैं जल्दी में कुछ अधूरा छोड़ दूंगा? कैल न्यूपोर्ट ने अपने काम में यही किया। उन्होंने कामों के बीच स्पेस बनाया। उन्होंने हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे क्लास ली, बाकी समय गहरे रिसर्च में बिताया। उन्होंने अपने कैलेंडर को खाली रखा ताकि असली काम को ब्रीदिंग स्पेस मिले। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
जरूरी नहीं कि हम भी लेखक या प्रोफेसर हों, लेकिन क्या हम अपने वर्कडे में 30 मिनट का डीप ब्लॉक नहीं बना सकते? क्या हम अपनी टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 अहम काम नहीं चुन सकते? क्या हम अपने दिमाग को लगातार इनपुट से बचाकर एक इंटेंशनल साइलेंस नहीं दे सकते? यही स्लो प्रोडक्टिविटी की शुरुआत है। कम काम, गहरा ध्यान और सच्चा संतोष। इस यात्रा में आगे हम जानेंगे कि कैसे कैल ने 3 मूल सिद्धांत बनाए। 1, कम से कम काम करें। 2, वर्क एट अ नेचुरल पेस। 3, ऑब्सेस ओवर क्वालिटी। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये जीवन के नियम बन सकते हैं। तो रुके रहिए, अगली कड़ी में हम इन सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे। किसी समय की बात है, एक कलाकार था जो हर सुबह उठकर एक नया चित्र बनाना चाहता था। उसके पास रंगों की कमी नहीं थी, ब्रश भी अच्छे थे और कल्पनाएं तो जैसे आसमान को छूती थी। लेकिन वो हर दिन एक कैनवेस से दूसरे कैनवास पर भागता रहता। एक चित्र शुरू करता, फिर अधूरा छोड़ देता, फिर एक और, फिर एक और। कई हफ्तों बाद उसने देखा, हर कैनवास अधूरा है, कोई भी चित्र पूरा नहीं हुआ। उसे समझ आया, मैं सब कुछ करना चाहता था और इसी में मैं कुछ भी नहीं कर सका। यही तो आज की जिंदगी है। हम सभी उस कलाकार की तरह हैं। हम ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, ढेर सारे आइडिया, ढेर सारी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। हमें लगता है जितना ज्यादा हम करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। लेकिन स्लो प्रोडक्टिविटी का पहला मूल सिद्धांत, डू फीवर थिंग्स, हमें सिखाता है कि यही सोच हमें पीछे खींचती है। कैल न्यूपोर्ट ने इस बात को बारीकी से महसूस किया था। जब वो अपने करियर में ऊपर बढ़ रहे थे तो उनके पास भी बहुत कुछ था करने को। किताबें लिखनी थी, रिसर्च करनी थी, लेक्चर देने थे, परिवार को वक्त देना था और खुद को भी। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा, अगर मैं सब कुछ एक साथ पकड़ूंगा तो कुछ भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। और तब उन्होंने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। हर समय सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देंगे, बस 3, बाकी सब इंतजार करेगा। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना सीमित होना संभव है? क्या हमारे बॉस, हमारी लाइफ, हमारी जिम्मेदारियां इतनी मेहरबान हैं कि वो हमें सिर्फ 3 चीजों पर टिके रहने दें? और यही कहानी में मोड़ आता है। कैल कहते हैं, यह सिद्धांत आपके काम की मात्रा को कम नहीं करता, यह आपके दिमाग की दिशा को केंद्रित करता है। कल्पना कीजिए, एक फोकस्ड बीम की तरह। अगर आपकी ऊर्जा फैली हुई है तो वो हल्की रोशनी बनती है, लेकिन जब वही ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है तो वह लेजर बन जाती है। कैल इसे अटेंशन कैपिटल कहते हैं, यानी आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कैलेंडर को देखा और सबसे पहले लिखा, मेरे अगले 6 महीने के सबसे महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं? फिर उन्होंने बाकी सब कुछ वेटिंग रूम में डाल दिया। अगर कोई नया आइडिया आता, उसे एक डॉक्यूमेंट में रख देते, पर तुरंत हाथ नहीं लगाते। अगर कोई नई जिम्मेदारी आती, सोचते, क्या ये मेरे 3 में से किसी एक को बढ़ावा देती है? अगर नहीं, तो पोलाइटली ना कहते। धीरे धीरे उनके जीवन में एक पैटर्न बनने लगा। हर दिन सिर्फ वही किया जो सच में मायने रखता था, और उसका असर, उनकी किताबें ज्यादा गहराई से लिखी जाने लगी, उनकी रिसर्च में ब्रेक थ्रू आने लगे, उनका निजी जीवन हल्का और सरल हो गया। अब हम इस सोच को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? मान लीजिए आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, जॉब करते हैं, घर संभालते हैं, थोड़ी रचनात्मकता से भी जुड़े हैं। अब सोचिए, इस हफ्ते के लिए सिर्फ 3 चीजें क्या हैं जिन पर आप सच में ध्यान देना चाहते हैं? शायद एक प्रोजेक्ट, एक रिश्ते को समय देना और खुद की सेहत। बाकी सब मेंटेनेंस मोड में जाएगा, यानी चलता रहेगा, पर उस पर आपकी गहरी ऊर्जा नहीं लगेगी। यह डू फ्यूअर थिंग्स का असली जादू है। आप चुनाव करते हैं कि आप कहां पूर्ण रूप से उपस्थित रहेंगे। अब एक और जरूरी बात कैल बताते हैं, डूइंग फ्यूअर थिंग्स डजंट मीन डूइंग नथिंग। कई बार जब हम कहते हैं मैं कम काम करना चाहता हूं, लोग समझते हैं कि आप आलसी बनना चाहते हैं। लेकिन स्लो प्रोडक्टिविटी की सच्चाई ये है, ये सुस्ती नहीं, ये चयन की शक्ति है। अब जरा सोचिए, एक संगीतकार को वो पूरे दिन केवल 2 सुरों का अभ्यास करता है,
दिन भर वो वही दो सुर बार बार बजाता है। आप कहेंगे, इतनी सीमितता में क्या मिलेगा? लेकिन वही दो सुर जब आत्मा से जुड़े होते हैं तो राग बनते हैं। वो अभ्यास जो सीमित दिखता है, वहीं से सबसे गहरी सुंदरता पैदा होती है। स्लो प्रोडक्टिविटी यही सिखाती है, कम काम पर पूरी चेतना से। अब कुछ व्यावहारिक बातें। कैल न्यूपोर्ट एक टेक्नोलॉजी प्रोफेसर होने के बावजूद अपने दिन में अक्सर डीप ब्लॉक्स रखते हैं, 4 से 6 घंटे, जहां वे सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने डिवाइस से सोशल मीडिया हटा दिया। उन्होंने ईमेल चेक करने की एक निर्धारित समय सीमा बनाई। और सबसे जरूरी, उन्होंने नहीं कहना सीखा। उन्होंने सीखा कि हर हां के साथ एक ना भी आता है। अगर आप हर एक काम को हां कह रहे हैं तो आप उस काम को ना कह रहे हैं जो आपके लिए सच में जरूरी है। इसलिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क अपनाया। क्या यह काम मेरी मूल दिशा में योगदान दे रहा है? अगर नहीं, तो फिर चाहे वो काम कितना भी दिलचस्प हो, उसे होल्ड पर रखते। अब एक दिलचस्प बात जो इस सिद्धांत को और गहराई देती है। कैल कहते हैं कि जब आप कम काम करते हैं तो आप अपने दिमाग में रचनात्मक रिक्त स्थान बनाते हैं। क्रिएटिविटी तब आती है जब दिमाग थोड़ा खाली होता है। जब आप हर पल इनपुट में रहते हैं, पॉडकास्ट, ईमेल, नोटिफिकेशन, तब दिमाग को कुछ भी उगलने का मौका नहीं मिलता। स्लो प्रोडक्टिविटी का डू फ्यूअर थिंग्स सिद्धांत आपको यही मौन देता है, जहां से आपकी असली आवाज बाहर आती है। अब सोचिए, जब आप कोई बड़ा गहरा काम करते हैं, जैसे कोई किताब लिखना, कोई शोध करना, कोई बिजनेस आइडिया पर काम करना, तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? वक्त? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन और ओवर कमिटमेंट। और इसी को काटने के लिए कैल की यह तकनीक है, कम काम, ज्यादा गहराई। अब आप कहेंगे, ये तो बड़ी बातें ही हैं, पर मेरे जीवन में तो हर दिन एक आपातकाल है। बिल्कुल, यही सच्चाई है। और इसीलिए इस सिद्धांत को अपनाना और भी जरूरी हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर जिम्मेदारी छोड़ दें। इसका अर्थ है, जो भी करें उसमें पूरी चेतना के साथ उपस्थित हों, और जो तुरंत जरूरी नहीं, उसे एक इच्छा सूची में डाल दें, जिसे आप बाद में रिविजिट करेंगे। आपके पास एक लंबा जीवन है। हर आइडिया को अभी ही पूरा करना जरूरी नहीं। स्लो प्रोडक्टिविटी आपको सिखाती है, जीवन कोई टू डू लिस्ट नहीं है, ये एक राग है। हर सुर को जीने के लिए उसे वक्त देना पड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग समय को दुश्मन की तरह देखते हैं? हम घड़ी को देखते हैं और सोचते हैं, बस 2 घंटे हैं, मुझे ये भी करना है, वो भी, और फिर उस कॉल में भी जाना है। हम सुबह से ही इस दबाव में जागते हैं कि आज बहुत कुछ करना है। लेकिन सवाल यह है, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमने रफ्तार को सफलता का मापदंड बना लिया है। हम ये मान बैठे हैं कि जो ज्यादा करता है वो बेहतर है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट इस सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो कहते हैं, काम की गति आपकी आंतरिक लय से तय होनी चाहिए, ना कि बाहरी दबावों से। कैल हमें एक साधारण सी लेकिन ताकतवर बात समझाते हैं। हर व्यक्ति की एक नेचुरल पेस होती है। कुछ लोग सुबह के समय सबसे अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग रात को अपने सबसे रचनात्मक मूड में होते हैं, कुछ लोग धीमे लेकिन स्थिर गति से काम करते हैं, एक दिन में थोड़ा लेकिन महीनों में महान काम। दूसरी तरफ कुछ लोग बर्स्ट में काम करते हैं, कुछ दिन पागलों की तरह, फिर कुछ दिन पूर्ण विश्राम। लेकिन हुआ क्या? हम सबको एक जैसे ढाले जाने लगा। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सबने हमें यही सिखाया कि हर दिन बराबर होना चाहिए, हर दिन 9 से 5 तक आउटपुट चाहिए। पर स्लो प्रोडक्टिविटी कहती है, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बढ़ई था जिसने जीवन भर लकड़ी के फर्नीचर बनाए। वो हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, लेकिन कभी भी काम शुरू करने से पहले पेड़ की छाया में बैठता था। किसी ने उससे पूछा, तुम सुबह का आधा घंटा यूं ही क्यों बैठते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने औजार तेज नहीं करता, मैं अपने हाथों को तैयार करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि आज मेरा मन, मेरी ऊर्जा किस काम के लिए तैयार है, तभी मैं शुरू करता हूं।
यही है नेचुरल पेस। ये कोई आलसीपन नहीं, बल्कि गहरी समझ है अपने शरीर, मन और रचनात्मक ऊर्जा की। अब सवाल उठता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जब जीवन की भागदौड़ हर मिनट आपसे आउटपुट मांगती हो, डेडलाइंस हर सांस पर लटकती हो, तब क्या हम अपनी पेस चुन सकते हैं? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हाँ, और हमें करना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किए। पहला, एनर्जी बेस्ड स्केजुलिंग, मतलब अपने दिन को घंटों में नहीं, ऊर्जा के चक्रों में बांटिए। अगर आप सुबह सबसे ज्यादा तरोताजा होते हैं, तो वहीं अपने सबसे गहरे काम रखिए। शाम को जब ऊर्जा कम हो, तब ईमेल, मीटिंग और हल्के कामों के लिए समय रखिए। मत दौड़िए पूरे दिन एक सी गति से, वरना आप बर्नआउट के रास्ते पर होंगे। दूसरा, सीजनल थिंकिंग। कैल कहते हैं कि साल के हर महीने में आप एक जैसी प्रोडक्टिविटी नहीं पा सकते। कुछ महीने इंटेंस फोकस के लिए होते हैं, जैसे किसी किताब को अंतिम रूप देना, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना। कुछ महीने रिकवरी मोड के लिए होते हैं, जहां आप धीमे चलते हैं, रिचार्ज करते हैं, सोचते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सालाना योजना इस तरह बनाई: 3 महीने डीप वर्क सीजन, 3 महीने लाइट वर्क सीजन और कुछ सप्ताह ब्लैंक वीक्स। अब सोचिए, अगर आप भी अपने काम को सीजन की तरह देख पाएं, तो क्या आपकी पेस ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगी? तीसरा, मोमेंटम ओवर स्पीड, मतलब गति मायने नहीं रखती, स्थायित्व मायने रखता है। कैल बताते हैं कि महान काम कभी जल्दी नहीं बनते। आइंस्टाइन ने भी अपने सबसे क्रांतिकारी सिद्धांतों पर सालों बिताए। डा विंची ने मोनालिसा को बनाने में लगभग 15 साल लगाए। इसीलिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, हर दिन थोड़ा करो, लेकिन लगातार करो, यही असली प्रगति है। अब अगर हम इस सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहें, तो क्या करें? यहां कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव दिए जा रहे हैं। 1, हर सुबह अपनी एनर्जी पल्स जांचिए। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप गहरी सोच के लिए तैयार हैं या हल्के काम के लिए? दूसरे दिन में इंटेंशनल पॉजेज लें। हर 90 मिनट पर 5 मिनट का ब्रेक लें, बिना स्क्रीन के। बस सांस लें, खिड़की से बाहर देखें। 3, अपना हफ्ता प्लान करते समय पीक्स एंड वैलीज बनाएं। हर दिन को एक जैसी अपेक्षा से न देखें। कुछ दिन हाई फोकस टास्क्स रखें, कुछ दिन लो इंटेंसिटी टास्क्स। 4 महीने में एक दिन वर्क रिट्रीट रखें, जहां आप अपने किसी गहरे प्रोजेक्ट पर अनइंटरप्टेड काम करें, बिना कॉल, बिना मीटिंग, बिना नोटिफिकेशन। 5, अपने आप से एक सवाल हर रविवार को पूछें: क्या मैं अपनी गति से जी रहा हूं या किसी और की दौड़ में भाग रहा हूं? अब कल्पना कीजिए, आप हर दिन को अपनी रफ्तार से जीते हैं। आपके पास जरूरी काम होते हैं, लेकिन आप उन्हें करते हैं जब आप सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। आप बर्नआउट की तरफ नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़े हुए रचनात्मक जीवन की ओर बढ़ते हैं। आपको नींद बेहतर आती है, आपका मन शांत रहता है, और सबसे जरूरी, आपका काम आपकी पहचान बनता है। कैल न्यूपोर्ट के लिए यही असली प्रोडक्टिविटी है, ना कि डेडलाइंस का पीछा करना, ना कि हर मीटिंग में यस मैन बन जाना, बल्कि अपने मन की लय को समझना और उसी लय में चलना। कहानी एक किसान की। उसने अपने खेत में बीज बोए, पर बाकी किसानों की तरह रोज खेत नहीं गया। किसी ने पूछा, तुम इतना ध्यान क्यों नहीं देते अपने खेतों पर? उसने कहा, मैं ध्यान देता हूं, पर मैं जरूरत से ज्यादा छेड़खानी नहीं करता। मैं जानता हूं बीज अपनी गति से उगते हैं। अगर मैं उन्हें जबरदस्ती जल्दी बड़ा करना चाहूंगा तो वो टूट जाएंगे। कैल न्यूपोर्ट यही समझाना चाहते हैं। अपने भीतर के बीज को समय दीजिए, वो उगेगा जब उसकी गति होगी। वर्क एट अ नेचुरल पेस। कोई बहाना नहीं है, ये आत्मसमझ की पराकाष्ठा है। और जब आप इस सोच को जीते हैं, तब आप सिर्फ अच्छा काम नहीं करते, आप एक गहरी, पूर्ण, संतुलित जिंदगी जीते हैं। एक पुराने जापानी कारीगर की कहानी है। वह लकड़ी से शाही मंदिरों के दरवाजे बनाता था। एक बार राजा ने उससे पूछा, तुम एक एक दरवाजे को बनाने में महीनों क्यों लगाते हो? क्या तुम ज्यादा बना नहीं सकते? उस कारीगर ने सिर झुकाकर कहा, अगर मैं जल्दी करूं तो यह दरवाजा 100 साल नहीं टिकेगा, लेकिन अगर मैं हर तंतु को ध्यान से देखूं,
हर जोड़ को गहराई से समझूं तो यह दरवाजा 100 पीढ़ियां उजेगा। आप तय कीजिए दरवाजे की उम्र क्या होनी चाहिए। यही है ऑब्सेस ओवर क्वालिटी। कैल न्यूपोर्ट इस सिद्धांत को एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली मानते हैं। उनके अनुसार जब हम कम काम करते हैं और धीरे चलते हैं तब हमारे पास वो सबसे मूल्यवान चीज होती है, गहराई से काम करने का समय। और तभी हम क्वालिटी के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जब आपने पिछली बार कुछ ऐसा किया था जिस पर आपको सच में गर्व हुआ तो आपने उसमें क्या डाला था? समय, ध्यान, बार बार सुधार, आत्मनिरीक्षण। ये सब बातें एक अच्छी रचना, एक अच्छी प्रस्तुति, एक अच्छी किताब, एक अच्छे प्रोजेक्ट में झलकती है। लेकिन जब हम जल्दी में होते हैं, डेडलाइंस, टू डू लिस्ट, मीटिंग्स के बीच, तो हम बस काम पूरा करते हैं, उसे जीते नहीं। कैल न्यूपोर्ट हमें सिखाते हैं क्वालिटी सिर्फ तकनीक नहीं, एक ध्यान की स्थिति है। जब आप किसी काम में इतने गहराई से उतरते हैं कि समय का बोध मिट जाता है तो वहीं से असाधारण चीजें जन्म लेती हैं। अब बात आती है ऑब्सेस शब्द की। कैल जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ग्रेटनेस डिमांड्स ऑब्सेशन। आप किसी विषय को हल्के से छूकर उसमें गहराई नहीं ला सकते, आपको उसमें डूबना होगा। पर क्या इसका मतलब यह है कि आप काम के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते? नहीं, इसका मतलब है कि जब आप किसी काम को हाथ में लें तो आप उसमें इतने उपस्थित हों कि बाकी सब चीजें पृष्ठभूमि में चली जाएं। अब जरा एक दृश्य सोचिए। एक लेखक रात के 2 बजे अकेले बैठा है, कमरे में हल्की रोशनी है और वह एक वाक्य पर अटका है। वह जानता है कि अगर वह यह वाक्य सही नहीं लिखेगा तो पूरी कहानी अपनी गहराई खो देगी। वह 1 घंटे उसी वाक्य पर काम करता है, 5 बार मिटाता है, 6ठी बार कुछ जुड़ता है, एक भाव, एक सच्चाई। यही है ऑब्सेस ओवर क्वालिटी। कैल बताते हैं कि इस सोच को अपनाने के लिए आपको 3 चीजों को गहराई से समझना होगा। 1, मास्टरी आउटपुट। हमारी दुनिया आपको सिखाती है कि ज्यादा बनाओ, ज्यादा दिखाओ, जल्दी पोस्ट करो। लेकिन स्लो प्रोडक्टिविटी कहती है उत्पादन से ज्यादा जरूरी है निपुणता। यदि आप हर दिन एक लेख लिखें लेकिन वो सतही हो तो क्या वो आपकी पहचान बनेगा? या फिर आप महीने में एक ऐसा लेख लिखें जो पढ़ने वालों की सोच को बदल दे। कैल के अनुसार महान लेखक, कलाकार, कोडर्स, डिजाइनर, सबका एक ही मंत्र होता है, मास्टर योर क्राफ्ट। वे हर बार कुछ नया सीखते हैं, हर बार अपने पिछले काम से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। 2, रीवर्क सैक्रेड है। अक्सर हम मानते हैं कि काम एक बार बन गया तो बस डन, लेकिन असल क्वालिटी उसी समय जन्म लेती है जब आप काम को बार बार सुधारते हैं। कैल ने बताया कि उन्होंने अपनी एक किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उसे 7 बार पूरी तरह से फिर से लिखा। हर बार उन्हें कुछ नया दिखा, कुछ पुराना गिराया, कुछ नया गढ़ा। यह प्रक्रिया थकाने वाली हो सकती है, लेकिन यह सच्ची क्रिएटिविटी की रीढ़ है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो एक प्रस्तुति हो, एक ईमेल हो, एक डिजाइन हो, खुद से पूछिए क्या मैं इसे बेहतर बना सकता हूं? 3, क्रिएट फॉर परमानेंस। कैल कहते हैं कि क्वालिटी तब पैदा होती है जब आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो टिके। आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आज से 5 साल बाद भी प्रासंगिक हो। स्लो प्रोडक्टिविटी का असली उद्देश्य यही है, इफेमरल से इटर्नल की ओर जाना। एक इंस्टाग्राम पोस्ट से हटकर एक ऐसा निबंध लिखना जिसे लोग सहेज कर रखें। एक कोड बेस लिखना जो सालों तक पढ़ा और समझा जा सके। एक बिजनेस आइडिया जिसे लोग सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि मूल्य से जोड़े। अब सवाल है, हम ये सोच अपनी आम दिनचर्या में कैसे लाएं? कैल इसके लिए कुछ अद्भुत अभ्यास बताते हैं। क्वालिटी रिचुअल्स बनाइए। हर काम की शुरुआत एक रिचुअल से कीजिए, जैसे 5 मिनट की शांति बिना डिस्ट्रैक्शन, जहां आप खुद से कहते हैं आज मैं इस काम को सबसे बेहतर ढंग से करूंगा। 1, रिव्यू बिफोर रिलीज। कोई भी काम पब्लिश करने या सबमिट करने से पहले 2 बार सोचिए, क्या मैं इस पर गर्व कर पाऊंगा? 2, मेंटोर योर ओन वर्क। जैसे एक गुरु अपने शिष्य के काम को परखता है, वैसे ही आप अपने हर काम को देखिए आलोचना की आंख से। 3, टाइमलेस। टेस्ट अपनाइए।
खुद से पूछिए, क्या मैं चाहता हूं कि लोग यह चीज सालों बाद भी देखें, पढ़े या याद करें? अगर हां, तो उसे उसी सम्मान से बनाइए। 4. सेलिब्रेट रिफाइनमेंट, नॉट जस्ट कंप्लीशन। जब आप किसी चीज को फिर से ठीक करते हैं तो उसे भी एक जीत मानिए। अपने दिमाग को सिखाइए कि क्वालिटी समय लेती है। अब आप सोचिए, अगर हम अपने जीवन में हर काम को टिकाऊ बनाने की सोच से करें तो क्या होगा? तो होगा ये, आप अपने काम में आत्मा भर देंगे। आपकी पहचान सिर्फ डिग्री, जॉब टाइटल या इंस्टा बायो से नहीं बनेगी, बल्कि उस असर से बनेगी जो आपने अपने काम से पैदा किया। कैल न्यूपोर्ट की अपनी जिंदगी इसकी मिसाल है। उन्होंने जब डीप वर्क लिखी तब उनके पास कोई बड़ा सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं था, पर किताब इतनी सधी हुई थी, इतनी स्पष्ट और गहरी कि उसने हजारों लोगों की सोच बदल दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी को प्राथमिकता दी थी। और यही स्लो प्रोडक्टिविटी का अंतिम संदेश है। जब आप कम काम करते हैं, धीरे चलते हैं और गुणवत्ता पर केंद्रित रहते हैं, तो आप सतह पर नहीं, गहराई में उतरते हैं। आप काम नहीं करते, आप रचना करते हैं। आप भीड़ नहीं बढ़ाते, आप दिशा दिखाते हैं। अब एक अंतिम दृश्य सोचिए। एक मूर्तिकार एक बड़े पत्थर को काट रहा है। हर चोट धीमी है, लेकिन ध्यान से। लोग उसे देखकर कहते हैं, इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? वो हंसकर कहता है, हर चोट एक भविष्य को गढ़ रही है, मैं जल्दी नहीं कर सकता। आपका हर काम, हर निर्णय, हर रचना या तो भीड़ का हिस्सा बन सकती है या एक प्रतीक बन सकती है। आप क्या चुनेंगे? ऑब्सेस ओवर क्वालिटी सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक मूल्य है, एक प्रतिज्ञा। और जब यह सोच जीवन में उतरती है तो आप सिर्फ उत्पादक नहीं बनते, आप कालजयी बनते हैं। आप सुबह उठते हैं और मोबाइल की स्क्रीन से टकराते हैं। अनगिनत नोटिफिकेशन, ईमेल, रिमाइंडर जैसे नींद से जागते ही दुनिया आपको खींच रही हो। फिर आप दिन की शुरुआत करते हैं। टू डू लिस्ट लंबी है, दिमाग भारी है और दिल कहीं हल्का होने को तरसता है। और फिर आप खुद से कहते हैं, आज कुछ खास करना है। लेकिन दिन के अंत में आप थके हुए होते हैं, खाली महसूस करते हैं और सोचते हैं, क्या मैंने वाकई कुछ किया? अगर यह अनुभव आपको अपना सा लगता है, तो यही वो जगह है जहां स्लो प्रोडक्टिविटी की असल जरूरत है। कैल न्यूपोर्ट इस विचार को यहीं से शुरू करते हैं। हम एक शोर भरे युग में जी रहे हैं जहां व्यस्तता को सफलता समझा जाता है, लेकिन अंदर से हम सभी गहराई और संतुलन की तलाश में हैं। अब सवाल है, हमने जो कुछ अब तक सीखा उसे व्यवहार में कैसे लाएं? चलिए इसे 5 हिस्सों में बांटते हैं। ये 5 टुकड़े जैसे एक जीवन नक्शा है। इन्हें अपनाइए धीरे धीरे और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, शांति और सार्थकता की ओर। पहला, रचना करें, प्रतिक्रिया नहीं। आज हम हर वक्त प्रतिक्रिया में जीते हैं। कॉल, मैसेज, ईमेल, मीटिंग। कैल कहते हैं, इफ यू लिव योर लाइफ इन रिएक्शन, यू विल नेवर क्रिएट समथिंग दैट लास्ट्स। इसीलिए सबसे पहला बदलाव, अपना दिन रिएक्टिव मोड में शुरू करना बंद करें। सुबह उठते ही मोबाइल की जगह एक कागज लें और सिर्फ एक सवाल पूछें, आज मैं क्या रचना कर सकता हूं? यह रचना कुछ भी हो सकती है। एक लेख, एक विचार, एक हल्की सी मुस्कान जो आपने किसी को दी, एक नोट जो आपने खुद को लिखा। दिन का पहला घंटा अपनी रचना के लिए रखिए, उसके बाद ही दुनिया से जुड़िए। दूसरा, संघर्ष को पहचानिए, भागिए नहीं। स्लो प्रोडक्टिविटी कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब आप कम काम करना शुरू करेंगे, जब आप धीरे चलना शुरू करेंगे, तब लोग कहेंगे, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम इतने स्लो क्यों हो गए हो? क्या तुम उतना प्रोडक्टिव नहीं रहे? यही होता है असली संघर्ष। पर कैल कहते हैं, ये असहमति, ये असुरक्षा आपके परिवर्तन का हिस्सा है। आपको अपने भीतर एक लय, एक विश्वसनीय आत्मा को खोज लेना होगा जो कहे, हां, मैं धीरे चल रहा हूं क्योंकि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो वक्त से आगे जाएगा। जब आप भीतर से जान जाएंगे कि आप क्या बना रहे हैं, तो बाहरी शोर धीरे धीरे बंद होने लगेगा। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स को आदत बनाइए। स्लो प्रोडक्टिविटी सिर्फ शारीरिक थकान को नहीं, मानसिक शोर को भी संबोधित करती है।
हम हर वक्त इनपुट ले रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज फीड्स। पर कैल की रिसर्च साफ बताती है, ज्यादा इनपुट, कम गहराई। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी से सोशल मीडिया को पूरी तरह निकाल दिया। अब जरूरी नहीं कि आप सब छोड़ दें, पर यह जरूरी है कि आप दिन में एक बार ही सोशल मीडिया देखें। वीकेंड पर स्क्रीन फ्री संडेज रखें। हफ्ते में एक दिन नो इनपुट डे रखें। सिर्फ खुद के विचारों को जगह दें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर यकीन मानिए, कुछ हफ्तों में आपको खुद की आवाज फिर से सुनाई देगी। चौथा, हर हफ्ते रिफ्लेक्शन टाइम रखें। स्लो प्रोडक्टिविटी की जड़ें आत्मनिरीक्षण में है। कैल ने अपने रूटीन में एक रिचुअल रखा जिसे वो कहते हैं वीकली रिव्यू विद अ सोल। हर शुक्रवार या रविवार को वह 1 घंटा सिर्फ यह देखने में लगाते हैं, इस हफ्ते क्या क्या किया, कौन से काम सच में जरूरी थे, किस पल में उन्हें गहराई महसूस हुई, कहां व्यर्थ ऊर्जा खर्च हुई। फिर वह अगला हफ्ता इसी समझ के आधार पर डिजाइन करते हैं। अगर आप भी सिर्फ 30 मिनट ये रिव्यू हर हफ्ते करें, तो आपकी स्पष्टता, आपके निर्णय और आपकी शांति तीनों बदल जाएंगे। पांचवा, सफलता का अपना पैमाना बनाइए। हम अक्सर दूसरों की सफलता की परिभाषा चुरा लेते हैं, ज्यादा कमाना, ज्यादा पाना, ज्यादा दिखाना। पर कैल हमें सिखाते हैं, सच्ची सफलता वो है जो अंदर संतुलन लाती है। इसीलिए हर महीने एक सवाल खुद से पूछिए, मेरे लिए इस महीने की सच्ची उपलब्धि क्या थी? शायद आपने किसी रिश्ते को समय दिया, शायद आपने एक अधूरी कविता पूरी की, शायद आपने अपनी नींद को सुधारा। ये उपलब्धियां आपको शोर से बचाकर अपने भीतर लाती हैं, और यहीं से स्लो प्रोडक्टिविटी एक लाइफस्टाइल बन जाती है। आपकी पहचान, आपकी शांति और आपकी रचना की जगह। अब कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा, आप सुबह जल्दी उठते हैं, बिना फोन देखे चाय का कप लेकर खिड़की के पास बैठते हैं। आपका दिन शुरू होता है सिर्फ एक गहरे काम से। आपकी टू डू लिस्ट छोटी होती है, लेकिन हर आइटम ऐसा है जो सच में जरूरी है। दिन के बीच में आप 10 मिनट सिर्फ बैठते हैं, चुपचाप। शाम को आप अपने दिन का सम्मान करते हैं कि आज आपने भीड़ में गहराई को चुना। आपका ऐसा हर दिन आपकी आत्मा को मजबूत करता है। आपका काम न सिर्फ ज्यादा मूल्यवान बनता है, बल्कि आपकी जिंदगी भी एक कला बन जाती है। अब इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए एक अंतिम पुनरावलोकन करें। डू फ्यूअर थिंग्स, कम करें लेकिन सोच समझ कर करें। वर्क एट अ नेचुरल पेस, अपनी लय को पहचानें, उस लय में काम करें। ऑब्सेस ओवर क्वालिटी, जो भी करे उसमें अपनी आत्मा डालें। लाइव स्लो, क्रिएट डीप। सफलता की परिभाषा बाहर से नहीं, अंदर से आए। स्लो प्रोडक्टिविटी हमें रुकना नहीं सिखाती, यह हमें सच में आगे बढ़ना सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।